पीछे जो आपको बहुत अच्छी सीनरी दिखाई दे रही है, ये भी एक इकोसिस्टम है। पूरा पूरा एक पहाड़ दिख रहा है, बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, वाटर दिख रहा है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है, नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, और इकोसिस्टम की डेफिनेशंस क्या है, ये भी हमने बताई थी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। ओइकोस एक हाउस होता है, वहां से हमने ये लिया है। एक घर भी एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, ये रूम भी एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, जहां पर अबायोटिक एंड बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं बेटा, वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और किसी भी एक फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाने से, मान लीजिए एक टाइगर प्रोजेक्ट है, उस टाइगर प्रोजेक्ट के सारे डियर्स या हर्बीवोरस एनिमल्स खत्म हो जाते हैं, तो क्या वहां पर टाइगर रह पाएंगे क्या? हाँ, क्योंकि वहां पर उनका फूड ही जब खत्म हो जाएगा, तो फिर वो टाइगर भी अपने आप ही मर जाएंगे। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम आर इकोसिस्टम प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द वाटर। These can be further divided into the two types, namely fresh water ecosystem और marine water ecosystem। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में बच्चे कंफ्यूज ना हो, फ्रेश वाटर का मतलब है कि जो नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी जो भी अपन जानते हैं, उन सब का जो वाटर है वो भी फ्रेश वाटर ही कहलाता है। तो ये गंदा पानी, स्वच्छ पानी, गंदी नाली का पानी, गंदे नाले का पानी, ये भी बायोलॉजी की लैंग्वेज में फ्रेश वाटर ही है। मतलब वो मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में ही डिवाइड किया गया है। एनिमल्स को क्लासिफाइड भी इसी के अकॉर्डिंग किया गया है। क्लियर है क्या बच्चों? हाँ, जो वाटर को हमने अर्थ पर क्लासिफाइड किया है फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में, तो हमारे यहाँ पर जो नदी, तालाब, नाले, कुएं, बावड़ी, जहाँ पर भी पानी स्टोरेज है, वो सब फ्रेश वाटर ही कहलाता है। और जो समुद्र का पानी है, उसको अपन मेराइन वाटर बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि मॉस्किटोज लेज द एग इन विच टाइप ऑफ द वाटर। जो मॉस्किटो में मच्छर हैं, वो कौन से पानी में अंडे देते हैं, ये क्वेश्चन था। मलेरिया पैरासाइट्स हैं, तो उसमें ऑप्शंस थे फ्रेश स्टैंडिंग वाटर, फ्रेश रनिंग वाटर, डर्टी रनिंग वाटर, डर्टी स्टैंडिंग वाटर। वाह यार, तुम तो इंटेलिजेंट हो। तो फ्रेश स्टैंडिंग वाटर में ये, यदि मटकी में से कुछ मच्छर उड़ के बाहर आ जाए तो पानी फेंक देना, क्योंकि वो अंडे दे के आ गया हो तो अंडे पी जाओगे तुम उसके, है ना? नहीं, मटकी भर लेना, ठीक है ना? तो हाँ, डाल देना पानी में। फेंकने का मतलब ये थोड़ा ना कहा है कि तुम उसको पानी, हाँ, पेड़ में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? हालांकि आप मच्छर के अंडे पी भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्टोमक होता है, इस स्टोमक का जो HCl है वो 2 से है। हाँ, उसका पीएच आप जानते हो 1.8 से लेकर के 2.3 के बीच में होता है, मतलब 2 के आसपास रहता है। हाईली एसिडिक है, और हाईली एसिडिक मीडियम में ये सब चीज़ें डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। चलें आगे। चलिए, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करें तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम दैट इंक्लूड द लेक है, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं और वेटलैंड हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के। ये देखिए आप, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आपको बढ़िया सा सुनहरी नजर आ रही है। यहाँ पर पानी का किनारा भी है, थोड़ा सा पत्थर वत्थर गिरे हुए हैं, इधर पहाड़ वहाड़, पेड़ वगैरह सारे के सारे, ये भी एक इकोसिस्टम है। दीज हैव द नो सॉल्ट कंटेंट, यहाँ पर सॉल्ट कंटेंट नहीं होते हैं। आप देखो, फ्रेश वाटर बहुत कम है, इसलिए कहते हैं पानी, सेव द वाटर सेव द कंट्री। पानी की एक एक बूंद इंपॉर्टेंट है, पानी बचाइए। आज हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर सिस्टम लगा दिए हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि गवर्नमेंट को रूल पारित करना पड़ेगा कि सोलर सिस्टम इज एसेंशियल ऑन योर टॉप रूफ। हर घर में आपको लगाना होगा। अभी भी गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है। तो उसका रीज़न यही है कि जो प्लांट हैं वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेंगे। आज के 10, 15, 20 साल बाद आपको घर के अंदर एक बड़ा वाटर टैंक भी लगाना होगा, ताकि जो रेनी वाटर है, बारिश का पानी है, उसको आप इकट्ठा कर सकें और फिल्टर करके काम में ले सकें। अभी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर भी, वहाँ पर वाटर रिसाइकिल होता है। जो भी वाटर आपके
बाथरूम से निकल करके जाता है या अपने घर के अंदर जो भी सीवेज है वो सब जाता है, वो एक बड़े कंटेनर के अंदर जाके इकट्ठा होता है, वहां पर वो प्यूरिफाई होता है। ये प्यूरिफिकेशन का जो मेथडोलॉजी है मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ, याद है ना आपको। और ये वाटर रिसाइकिल होता है, रिसाइकिल, क्योंकि पानी बचा नहीं है अब पीने का, बहुत बहुत कम बचा है, इसीलिए आजकल ट्यूबवेल भी खुदवाते हैं घरों के अंदर, तो कई 100 किलोमीटर के बाद में अंदर से पानी हमको निकल पाता है। तो ये जो फ्रेश वाटर है इसकी बात करें, नया सॉल्ट नहीं होता, कॉन्ट्रास्ट विद द मैराइन इकोसिस्टम। ये देखिए आप यहाँ पर, ये वापस एक फोटोग्राफ लिया है आपको, बड़ी सुंदर सुंदर सीनरी दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर इकोसिस्टम के अंदर। मैराइन इकोसिस्टम, द मैराइन इकोसिस्टम इंक्लूड सी एंड ओशियन। ये सार्क फिशेज हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको कि अंदर से जो हमारा समुद्र है वो बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पर ये सार्क फिशेज, गोल्डन फिशेज, एंजिल फिशेज, डिफरेंट डिफरेंट कलर की फिशेज हैं। कभी कभी आपका मन करे तो एक टीवी देखने का, तो आप ज्योग्राफी चैनल दे सकते हैं, है ना, ज्योग्राफी चैनल आता है एक, उसमें पूरा सी के बॉटम तक का दिखाते हैं, और बहुत ही सुंदर होता है वो, नॉलेज तो बढ़ती ही है आप। These have the more sustainable salt content and greater biodiversity is comparison to the freshwater ecosystem. ये टाइप ऑफ द इकोसिस्टम और लोकेशन बताया यहाँ पर टेबल में। वर्ल्ड की बात करें अपन, माउंटेन इकोसिस्टम, ये हिमालय रीजन है बेटा। फूट हिल इकोसिस्टम, टिहरी एंड डूर्स रीजन ऑफ द इंडिया। रिवराइन इकोसिस्टम, द रिवर गंगाज है, गंगा नदी आपने देखी होगी, हरिद्वार हरिद्वार कभी घूमने गए हो तो 5 नदियां हैं जो मैंने पहले बताया भी था, अब एक बार क्लास में आपको उसको, वो सब मिलकर के और हमारे जो हरिद्वार है वहाँ पर आकर के सारी नदियाँ, 5 नदियाँ, भागीरथी है, मंदाकिनी है ना, इस तरह से और भी कुछ कुछ नाम है, वो सब आकर के वहाँ मिलती है। इसीलिए वो जो स्थान है, हर की पेड़ी जिसे कहा जाता है, उसको हमने पवित्र स्थान माना जाता है। जो लोग 4 धाम की यात्रा जाते हैं वो सबसे पहले हरिद्वार में स्नान करके ही जाते हैं। हरिद्वार मतलब भगवान का द्वार वहाँ से स्टार्ट होता है, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे 4 धाम होते हैं। क्लियर है बच्चों। तो इनलैंड वाटर इकोसिस्टम, पॉन्ड है, लेक है, वेटलैंड है, इनलैंड वाटर इकोसिस्टम। एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के अंदर ये कल्टिवेटेड लैंड है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फूड क्रॉप है, प्लांटेशन है, और कॉमर्शियल क्रॉप है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है हमारे एग्रीकल्चर इको सिस्टम के। रूरल इकोसिस्टम जो है जैसे विलेज कम्युनिटी है। अर्बन इकोसिस्टम टाउन है, सिटीज हैं और म्यूनसिपलिटीज हैं। माइनिंग इकोसिस्टम में मिनरल्स रिच एरियाज हैं, छोटा नागपुर है, प्लेटू इंडिया। और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। ये सब टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। कुछ क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पर आपके लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, लेक, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम, वेटलैंड। व्हाट योर आंसर? और सारे ही आंसर है भाई, सारे ही फ्रेश वाटर हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। एग्जाम्पल ऑफ द मेराइन इकोसिस्टम, लेक, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम एंड वेटलैंड। सीज एंड ओशियन, सीज एंड ओशियन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। बायो, अब हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात करते हैं, जो अभी बताया था मैंने आपको, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। ये आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और इनका टेम्परेचर चेंजेस हो जाने से वहाँ की जो वेजिटेशन है, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं बेटा, ये यहाँ पर देखिए आप। अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हमने 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं बेटा, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं। प्रोड्यूसर आप जानते हो, जो प्लांट्स हैं वो सारे ही प्रोड्यूसर हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और जो कंज्यूमर्स हैं उनमें प्राइमरी कंज्यूमर हर्बिवोरस होते हैं, जो प्लांट खाएगा, प्लांट ईटर करेगा बेटा, वो हर्बिवोरस ही। जो इन एनिमल्स को ईट करता है वो सेकेंडरी जो है वो कंज्यूमर है, लेकिन प्राइमरी कार्निवोरस है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये सेकेंडरी कंज्यूमर है लेकिन प्राइमरी कार्निवोरस है, क्योंकि एनिमल को खा रहा है। और जो 3rd नंबर पे वो टर्सरी कंज्यूमर है लेकिन सेकेंडरी कार्निवोरस है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे जब हम ट्रॉपिकल लेवल पिरामिड पढ़ेंगे। तो T1 कौन है बेटा? प्रोड्यूसर्स हैं। T2 प्राइमरी कंज्यूमर है। T3 सेकेंडरी कंज्यूमर है। और T4 जो है वो आपके टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, जो कि सेकेंडरी कार्निवोरस होते हैं। क्लियर है क्या सब बच्चों को? अबायोटिक जो फैक्टर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये मेरे साथ आपको समझ में आ गया होगा
ये जो प्रोड्यूसर हैं ये T1 होते हैं। T1 का मतलब है ट्रॉपिकल लेवल 1। और फिर ये कंज्यूमर हैं, तो ये T2 ये होता है आपके जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है। जो T3 है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है जो कि प्राइमरी कार्निवोरस है। और ये T4 है। तो एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है ना। प्लांट से जो एनर्जी सन से प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, और आप जानते हो 10% लो हमने पढ़ा भी था, थर्मोडाइनमिक्स का लो है, उसके अकॉर्डिंग वन ट्रॉपिकल लेवल से सेकंड ट्रॉपिकल लेवल। तो यदि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो जो टॉप कंज्यूमर है वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे वीकेस्ट होता है। जो टाइगर है, मान लीजिए टाइगर को अपन मानते हैं यहाँ पर टॉप कंज्यूमर, तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम एनर्जी इसको मिलती है, क्योंकि एनर्जी लॉस होती जा रही है ना एक ट्रॉपिकल लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में। प्रोड्यूसर प्लांट के पास जाए, प्लांट ईटर हर्बिवोरस ने लिया, 90% जो एनर्जी वो तो लॉस हो जाती है। ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये कंज्यूमर्स हैं, ये डिकम्पोजर्स हैं। विद फोटोग्राफ दिखाया आपको, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ग्रासेस दिखाई हैं। ये कंज्यूमर्स हैं जिसके अंदर हर्बिवोरस भी हैं, टाइगर भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं, हम भी कंज्यूमर ही हैं। और ये डिकम्पोजर फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं और वर्म्स हैं और इंसेक्ट हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं बेटा, मेरे हिसाब से यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया। तो प्रोड्यूसर जो है ऑल ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसमें सब प्लांट्स आते हैं, ये सब प्रोड्यूसर्स ही हैं। दे आर कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉप्स एज दे कैन प्रोड्यूस द फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अपन पढ़ चुके हैं बेटा, आपको याद भी है। कॉन्सिक्वेंटली ऑल अदर ऑर्गेनिज्म हायर अप ऑन द फूड चेन rely on the producers for the food. Consumers or heterotrophs are organisms that depends on other organisms for the food. Consumers are further classified into the primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं आपको। ये एक फूड चेन है। यहाँ पर समझने वाली बात है, एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होता है हमारा। ये सन है जो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ द एनर्जी है ना। तो ये प्लांट्स हैं और इन प्लांट्स में ये प्राइमरी कंज्यूमर ग्रासहोफर है, और ये फ्रॉग है। फ्रॉग के बाद में ये कोयला है, एक एनिमल है मतलब, हाँ एनिमल का नाम है कोयला, एनिमल का नाम है जो फोटोग्राफ बना हुआ। हाँ, और ये टर्सी जो कंज्यूमर टाइगर है। अब टाइगर की डेथ हो जाती है, देख ले तो मान ले, चेहरा चेहरा आंखें निकाल रहा है ना, तो हाँ उल्लू मान ले। तो ये जिसकी डेथ होगी तो ये डिकम्पोज होगा बैक्टीरिया के द्वारा। अल्टीमेटली ये सब कुछ जो है वो सोइल में जाने के बाद वापस से प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। तो कोई भी एनिमल जिसको हम दफनाते हैं उनके अल्टीमेटली बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, उसकी डेथ हो चुकी है, तो अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट बचे हैं। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं वो सोइल के अंदर जाते हैं और सोइल से फिर जो है वापस प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के और उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑलवेज हर्बिवोरस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो ऑलवेज हर्बिवोरस होते हैं। देट दे रिले द ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर द फूड, और डिपेंड करते हैं फूड के ऊपर, प्लांट के ऊपर। सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड द प्राइमरी कंज्यूमर फॉर द एनर्जी। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर बेटा वो कार्निवोरस होते हैं या फिर ओमनिवोरस होते हैं। हम कौन है? ओमनिवोरस मतलब हम प्लांट भी खाते हैं और एनिमल को भी, और हम एनिमल भी खाते हैं। Tertiary consumers are organisms that depend on the secondary consumer for the food. Tertiary consumers can also be on the omnivorous. अब आता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो हैं बेटा वो डिकम्पोज करने वाले, जनरली डिकम्पोजर्स में फंगस और बैक्टीरिया ही रहते हैं, इन्हीं का इन्फेक्शन होता है। तो डिकम्पोजर इंक्लूड द सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को खाते हैं उन्हें अपन सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, मृतोप जीवी, और जैसे फंगस हैं और बैक्टीरिया हैं। दे डायरेक्टली थ्रिव ऑन द डेड एंड डिकेइंग द ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है या डिकेइंग है, जो सड़ जाता है, गल जाता है, उस फूड को ये फूड के रूप में यूज करते हैं।
Decomposers are essential for the ecosystem as they help in the recycling nutrient to be used by the plants. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर होते हैं, इवन दैट जो सूखी पत्तियां टूटकर भी नीचे गिर जाती हैं और फिर बारिश में सड़ जाती गल जाती है, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी प्लांट वापस एब्जॉर्ब करते हैं। आप देखा होगा, इसीलिए बारिश के बाद में या बारिश के टाइम पर प्लांट एकदम से नई जवानी पे आ जाते हैं। जो सूखा प्लांट है ना, उसमें हरी हरी पत्तियां आने लग जाती है। देखा आपने ऐसा कभी? क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर मिल जाते हैं। कभी कभी फंगस की वजह से इनकी जो रूट होती है प्लांट की, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने से प्लांट की यदि रूट खत्म हो जाती है, बड़े बड़े पेड़ भी एक बार सूख जाते हैं। तो अल्टीमेटली इनका ये जो यूज है, ये है कोई भी डेड मटेरियल है, चाहे वो एनिमल है। जंगल के अंदर देखो कितना प्लांट टूट के गिरते हैं, कितने एनिमल मर जाते हैं, पता थोड़ा लगता है। तो अल्टीमेटली जो वहाँ पर जो फंगस है और जो बैक्टीरिया है, को वल्चर बहुत कम बचते हैं। गिद्ध का नाम सुना होगा आपने, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आ गया। क्रो का नाम भी आपने सुना होगा, कौवे का भी, वो भी बहुत कम बचे हैं अब। तो ये वल्चर और ये जो क्रोज हैं, ये एनिमल्स जो है वो कार्निवोरस हैं, और कार्निवोरस एनिमल्स मरे हुए जानवरों को ज़्यादा खाते हैं, डीके जो है उनको। अबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है बेटा? अबायोटिक कंपोनेंट आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। नॉन लिविंग है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पर अपन। अबायोटिक कंपोनेंट, देर आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। जैसे विंड है, नंबर वन है, वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है, एटमॉस्फेयर और ये टेम्परेचर। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं, चाहे विंड हुई, वाटर हुआ, सनलाइट हुआ, एटमॉस्फेयर हुआ, सॉइल हुई, टेम्परेचर हुआ, इनका सबका इफेक्ट अल्टीमेटली जो है वो बायोटिक मतलब जो लिविंग बींग्स हैं उनके ऊपर आता है। क्योंकि मान लीजिए बहुत तेज हवा चलती है तब भी प्लांट के ऊपर इफेक्ट आता है। विंड की वेलोसिटी बढ़ने से जो प्लांट की लीफ पर स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं ज़्यादा, और उससे जो है प्लांट का ट्रांसपरेशन कम हो जाता है। इस तरह से वाटर है, सनलाइट यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सनलाइट ज़्यादा तेज होती है तब भी प्लांट आपने देखा होगा झुलस जाते हैं, है ना, मुरझा से जाते हैं। जबकि अब वेराइटी ऑफ द प्लांट, अलग अलग प्लांट जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है किसको कितनी सनलाइट। मनी प्लांट है, मनी प्लांट को आप धूप में रख दो जल जाएगी, क्योंकि उसको लाइट की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, कम लाइट के अंदर ही वो फोटोसिंथेसिस कर जाती है। हाँ, उसको डाल लगा दो, कहीं पानी में डाल दो, वो लग जाएगी। चलिए, इंक्लूड द एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स एंड विंड। एल्टीट्यूड और टर्बिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। कुछ क्वेश्चन बनाए यहाँ पे आपके लिए। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है। क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव। इन इकोलॉजी, is the match of the species to the specific environmental condition. इकोटोन, एज इफेक्ट, निके, नन। क्योंकि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपन निके बोलते हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक्स इज द ज्योग्राफिकल एरिया वेयर प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टुगेदर टू फॉर्म द bubbles of the life. So ecotone, as effect, an ecosystem is a geographical area where plant, animal and other organisms as well as the weather and landscape work together to form the bubbles of the life is called as the ecosystem. Which one is the different from others? Forest ecosystem, grassland ecosystem, tundra ecosystem, aquarium. क्यों डिफरेंट कैसे? एक्वेरियम इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम, और तीनों जो हैं ये आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है।